स्टडी करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जहाँ तक बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम यूज में लेते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे ने इस तरह से इसे इंट्रोड्यूस किया कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया एक इमेजिनरी कर्व है जिस पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमको पाथ मिला है, ये जो हमको इमेजिनरी कर्व मिला है जिसके ऊपर हमारा जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यही पाथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। दोस्तों इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग चार्ज बॉडी जो हमारे पास में है उसके थ्रू अगर हमको ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आपको क्या करना है, शो करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज या फिर परीक्षण नाम इसको क्या किया है, रख दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं, ठीक है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी क्योंकि दोनों में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव करने के लिए अगर फ्री है तो उस कंडीशन में ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ रखूं तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ रखूं तो इस डायरेक्शन में करेगा, यहाँ रखूं तो इस तरह से, यहाँ रखूं तो इस तरह से और यहाँ पे रखूं तो मैं कुछ इस तरह से ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिस पाथ पर ये हमारा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यही पाथ क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, बहुत से बुक्स में ये भी दे रखा है कि जो पाथ होता है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, उसको हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोल सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता है कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट है ये भी क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलर ही होगा। पास में ही तो ये जो हमको पाथ मिला है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। अब अगर अलग अलग चार्ज के कारण आपके पास ये आ जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने देख लिया, एक बार और देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करनी है तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ मूव करेगा फोर्स के कारण, नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ मूव करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ होगी अलग अलग चार्जेस के कारण। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हम शो करते हैं क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के कारण हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज के कारण बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अगर इसके पास में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इस तरह से। यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं तो अब जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे रखो तो इस तरह से और सेम। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसको हमने ड्रॉ किया। अब ये तो इंडिविजुअल चार्ज थे हमारे पास, अलग अलग चार्ज थे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज साथ साथ आ जाए और अब आपको कह दिया जाए कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड लाइंस हैं इनको साथ में आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट वही है हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूं तो इस तरह से ये जो कर्व बन रहा है ना, ये कर्व बनने का कारण ये है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमेशा रिपल्शन होता है, तो इस तरह से एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी। डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर दो चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आपको शो करने के लिए कहा जाए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। अब अपोजिट के बाद अगर सेम आ जाए, अब अगर दो सेम चार्ज आ जाए आपके पास में, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से शो करोगे, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो दोनों चार्ज को और आप नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर इसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करना चाहूं, तो दो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी है तो ये कुछ इस तरह से हम शो करते हैं। अगर सेम पॉजिटिव चार्ज है तो इनके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये हमेशा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, और सेम चार्ज में अगर रिपल्शन का कारण अगर हम किसे कह सकते हैं तो वो यही है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दो सेम चार्जेस की, वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, जिसके कारण सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब इसके बीच में मैं एक पॉइंट लेता हूं n, जिसको हम नल पॉइंट बोलते हैं, है ना, और हिंदी में इसे कहते हैं उदासीन बिंदु। हिंदी में बोलते हैं हम इसे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब ये हुआ, या नल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों ही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमको नल पॉइंट मिला है इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी नहीं। तो इस तरह से अगर दो सेम चार्ज आ जाए हमारे पास में तो उनके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमको शो करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपके पास में एक चार्ज शीट है और इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ज शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी चार्ज आ जाए आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में और किस पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी हम डायग्राम से देख सकते हैं। ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करना है तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं। नेगेटिव चार्ज के कारण अगर शो करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूं। तो यहां पर एक चीज हमको पता चल रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज की क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस के हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगी वो चार्ज की क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, हमेशा लगभग मिलेगी, ठीक है।
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है, एंड होती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है, खत्म होती है या फिर टर्मिनेट होती है, हम कह सकते हैं। थर्ड, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट लेते हैं या स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये पॉइंट P मान लेता हूं मैं, Q मान लेता हूं, तो ये जो टेंजेंट हमने ली है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगी, शो करेगी। ये जो भी टेंजेंट है ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, शो करेगी। अगली प्रॉपर्टी की बात करूं अगर मैं, तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ऐसा हुआ तो इस एक सिंगल पॉइंट पे हमको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो होगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट या फिर प्रतिच्छेद नहीं करते किसी भी बिंदु पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर ज्यादा है, कहने का नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर किसी प्लेन से पास हो रही है, इसको मैं A मान लेता हूं और इसको मैं B मान लेता हूं, तो जहां पर जिस प्लेन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, वहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो भी स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, कम। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि EA इज ग्रेटर देन EB। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज की बात करूंगी या इसकी बात करूंगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे मिली है, तो ये लेंथ के अनुरूप या फिर लंबाई के अनुदिश तनी हुई धागे की भांति या फिर तनी हुई डोरी की भांति एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। जिस तरह से एक डोरी तनी हुई है और किस तरह से सिकुड़ने का प्रयास करती है, वैसे ही ये फोर्स लाइन भी क्या करती है, तनी हुई डोरी की भांति सिकुड़ने का या फिर श्रिंक होने का क्या करती है, प्रयास करती है। अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो लेंथ के अराउंड तो हमने ये बोल दिया कि ये श्रिंक होने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर मैं साइड की बात करूं तो इस कंडीशन में ये फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हटने का क्या करेगी, प्रयास करेगी ड्यू टू रिपल्शन। क्लियर है इसमें। और एक प्रॉपर्टी और है जिसमें ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी भी एक पोल का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी क्लोज लूप नहीं बनता। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहां तक बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का है। कहने का मतलब यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान है या फिर असमान है। इसका यूज हम आगे वाले जो भी डेरिवेशंस आएंगे ना उनमें इन वर्ड्स का हम बहुत बार यूज करेंगे। तो पहले आप ये तो समझे कि जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वापस मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं शो कर रहा हूं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन है। तो अगर इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म की जहां तक बात आती है तो नॉन यूनिफॉर्म में जो भी स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो भी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये कभी भी सेम नहीं होती। कहने का मतलब ना तो एक दूसरे के पैरेलल होगी
एक डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं जो एक दूसरे से क्या है, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। तो ऐसा जो हमारे पास में सिस्टम मिलेगा उनको उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो हमारे बुक्स में टॉपिक्स दे रखे हैं उनको तो हम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी हम क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल की हम स्टडी इंसुलेटर या फिर जो भी हमारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है। अच्छा, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक लगभग एक ही चीज है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जब इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है। अब डाइपोल का जहां तक कॉन्सेप्ट है ना, तो ये जो इंसुलेटर है, ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है, इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इन पर इफेक्ट क्या होता है, इनका क्या बिहेवियर होता है, इसकी स्टडी को करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, या फिर इनकी स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी करते हैं। और जहां तक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की बात है तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। अगर मैं पोलर की बात करूं तो इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और जहां तक मैं बात करता हूं नॉन पोलर की तो इन्हें कहा जाता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ये है अध्रुवीय या फिर नॉन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अब जहां तक बात आती है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की, है ना, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, इसमें हमको परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलता है। ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है इसके बाद वाले टॉपिक में। ठीक है। तो जो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें जो भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो एक दूसरे के ऊपर कोसेंट्रिक नहीं होता इस तरह से। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे से कुछ सेपरेट होता है। ठीक है। तो जैसे सेपरेट हुआ तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर एक डायपोल मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की बात करूं तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो भी सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे के ऊपर कोसेंट्रिक नहीं होता। ठीक है। किस तरह से सेपरेट होता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मिलता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो यहाँ पर हमको परमानेंट मिलता है। ठीक है। यहाँ की बात करूं नॉन पोलर के लिए, ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कोसेंट्रिक होता है, मतलब सेपरेट नहीं होता है। तो सेपरेट ना होने के कारण इनमें हमको कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नहीं मिलता नॉर्मल कंडीशन। क्लियर है। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स है आपके पास में HCl है और H2O है और भी बहुत सारे एग्जांपल। यहाँ की बात करूं तो H2 है, N2 है, O2 है। तो ये सभी क्या है, इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इनको रखा जाता है तो यहाँ पर भी क्या होता है, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल
और यहाँ पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनुपस्थित है या अब्सेंस है तो उन दोनों ही कंडीशन में हमको कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी मैं इनको क्या करूँगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर अभी रैंडमली यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, अनअफेक्टेड हो जाता है। तो एक दूसरे से अनअफेक्टेड होने के कारण क्या होता है, हमको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या मिलता है, जीरो। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और जैसे डिस्प्लेस होगा यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा। क्लियर है। और ये जो प्रोसेस हमने की है ना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन या फिर हिंदी में हम बोलते हैं इसको ध्रुवण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जहां तक बात आती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हम इंसुलेटर से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो है ना, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी इफेक्ट होता है या फिर जो भी बिहेवियर वो शो करते हैं उसको पता कर सकें। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्टडी हम जो भी हमारे एंटीनास होते हैं उससे किस तरह से एनर्जी का रेडिएशन होता है ना, तो उसकी स्टडी में भी हम ये डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज